जय हिंद। मैं के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडिटोरियल एनसीईआरटी 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट। इस बुक को आज हम देखेंगे। प्रथम संस्करण 2026 या 2026 में निकला हुआ है। एडिटोरियल द्वारा निकाला गया है। इस बुक का मुख्य विशेषता यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा 6 से 12 तक के भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का संपूर्ण निचोड़, सभी विषयों का अध्यायवार एमसीक्यू प्रश्नों का समावेशन, सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या, सीधे एनसीईआरटी से संकलित, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। इस किताब का मुख्य विशेषता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर विषय सूची दिया हुआ है। हिस्ट्री में 6 to 12, ज्योग्राफी 6 to 12, राज्य व्यवस्था पॉलिटी 6 to 12, इकोनॉमी 9 to 12, साइंस 6 to 12। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12। क्लास 6 में कितना क्वेश्चन है? तो 80 क्वेश्चन है। क्लास 6 का आज हिस्ट्री देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इतिहास अध्ययन। यहाँ पे दिया है चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। एनसीईआरटी से 30 से 35 क्वेश्चन कारण कथन करके या ऐसे भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से 30 से 35 क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में सवाल बना रहा है एनसीईआरटी से। तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुलेमान और किथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 देखेंगे भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। ऑप्शन बी होगा पाकिस्तान। सुलेमान तथा किथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ऑप्शन देखेंगे ईरानी तथा यूनानी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी मेसोपोटामियावासी, ऑप्शन डी अरबवासी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईरानी तथा यूनानी। ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में बड़े स्तर पर पांडुलिपियों को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि 1 नंबर देखेंगे बड़े आकार के कारण, 2 नंबर समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। इसमें सत्य कथन चुनना है। तो इसका ऑप्शन होगा सी ए और दोनों। ये दोनों होगा बड़े आकार के कारण और दूसरा समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। इसका आंसर सी होगा। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? 1 नंबर देखेंगे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, 2 राजाओं की जीवन की चर्चा की प्राप्ति, 3 धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा, 4 स्तंभ लेखों के
अध्ययन में। ये महत्व पूछा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य कथन चुने, और इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3 और 4। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत के लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। नेक्स्ट देखेंगे, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर देखेंगे, इसमें बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दूसरा देखेंगे, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। इसमें सत्य कथन चुनना है, तो देखते हैं कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों। बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ये दोनों होगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोगों गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिनमें गर्तवास कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरियां पालना प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। संभावित रूप से सर्वप्रथम मेहरगढ़ में मनुष्यों ने जौ, गेहूं जैसे अनाज का उत्पादन एवं भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? ऑप्शन ए पेड़ पौधे के कटने के कारण, ऑप्शन बी उपजाऊ भूमि के कारण, ऑप्शन सी कृषि की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ 1 औजार पॉलिश किए जाते थे। 2 इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प चुनें। इसमें सही देखना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। ए और दोनों सही है। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। आंसर क्या होगा? तो सी। दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक मानव अखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? 1 देखेंगे, एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे।
दूसरा शिकार ढूंढने के कारण, तीसरा मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, चौथा मौसम बदलने के कारण। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 सब सही है। एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों की खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशियों का चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण। अखरोट खाट संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर देखेंगे, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा देखेंगे, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। तीसरा, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कुट में से सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प चुनेंगे हम। इसमें कौन सा आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, केवल 1, केवल 1 होगा। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? 1 नंबर देखेंगे, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। 2 नंबर देखेंगे, मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। 3 नंबर देखेंगे, कांचे माल का आयात घट गया। 4था नंबर देखेंगे, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है इसमें? कुट की सहायता से सही उत्तर चुनने को बोल रहा है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। 1, 2, 3 और 4 सब सही है, इसमें डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। इसमें सही मिलान करना है, आप मिला लीजिएगा, हम इसको बता दे रहे हैं आपको, आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, बी होगा 1 का बी। तांबा राजस्थान, टीन होगा अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक। ये होगा इसका आंसर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? पहला क्या, तो नदी के सूखने के कारण। दूसरा, जंगलों के विनाश होने के कारण। तीसरा, चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण। चौथा, बाढ़ के कारण। पांचवा, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। इसमें सत्य कथन पूछा है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है और सत्य कथन पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सब सही है, इसमें आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, भारत के पंजाब प्रांत में। ऑप्शन बी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ऑप्शन सी, राजस्थान में। ऑप्शन डी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा सबसे
पहला खोजा जाने वाला नगर था? यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान स्नानघाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसमें पुरातत्वविदों ने महान स्नानघाट कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कलिबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसमें सही कुट का चयन करेंगे तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2। आंसर क्या होगा? तो सी 1 और 2, कलिबंगा और कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कलिबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही कुट का चयन करना है इसमें तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 1 और 3, कलिबंगा और लोथल। ये दोनों जगह से हमें अग्निकुंड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1 देखेंगे विशाल स्नानघाट, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग। इसमें सही कुट का चयन करना है तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। डी ऑप्शन होगा सही। विशाल स्नानघाट, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखेंगे, यह घोड़े नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। तीसरा नंबर देखेंगे, इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। इसमें क्या पूछा है? तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? सही पूछा है तो देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सही है ऑप्शन 1, ये सही है ऑप्शन ए। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। और 2, इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानव का निवास था। ये दोनों सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में दासों के साथ कौन सा व्यवहार किया जाता था? वैदिक काल में दासों के साथ कौन सा व्यवहार किया जाता था? ऑप्शन ए, उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन बी, उन्हें राजा बनने का स्वतः अधिकार प्राप्त था। ऑप्शन सी, उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी। ऑप्शन डी, उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त था। ऑप्शन डी क्या करें? तो उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति मानी जाती थी। ये होगा ए, उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति
माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा नंबर देखेंगे, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसमें क्या हमें चयन करना है, तो सत्य चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, दो दोनों, वन और दो दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व की काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादक के संदर्भ में दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे, महल और सेनाएं थी, और ना ही वे कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, ऑप्शन 2 काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी चित्रित घोषण मृदभांड, ऑप्शन डी काले और हरे बर्तन। तो क्या कहा जाता था, काले और लाल बर्तन कहा जाता था। इसका ऑप्शन होगा सही बी। महापाषाण में दफन विशिष्ट बर्तनों से किया जाता था, जिन्हें काले और लाल बर्तन कहा जाता था। कभी कभी इन कब्रों में लोहे से बने औजार, हथियार, सोना और पत्थरों के आभूषण भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण है। कथन है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। कारण आर देखेंगे, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए आवास आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं की रखरखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं थे। नीचे दिए गए कोड़ों का उपयोग करके सही कथन चयन करना है। तो इसका आंसर होगा ए। ये होगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ये ऑप्शन बी होगा, ब्यास। किस नदी के तट पर पहुंचा था, तो ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था। ऑप्शन ए विदेशी और व्यापारी, ऑप्शन बी महिलाएं, दास और कर्मकार, ऑप्शन सी युवा राजा और सैनिक, ऑप्शन डी पुरोहित और भिक्षु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महिलाएं, दास और कर्मकार। इसका ऑप्शन होगा बी। किसी गण या संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे, और हर एक को राजा कहा जाता था। ये राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे। वे सभाओं में भी मिलते थे और चर्चा तथा बहस के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर उन पर कोई दुश्मन हमला कर देता था तो वे मिलकर चर्चा करते थे कि इस खतरे से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हालांकि इन सभाओं में महिलाओं, दास और कर्मकार हिस्सा
नहीं लेते थे। महिला, दास और कर्मकार हिस्सा नहीं लेते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? ऑप्शन ए मझी निकाय, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी दीर्घ निकाय, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीर्घ निकाय। आंसर क्या होगा? तो दीर्घ निकाय। बजी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 देखेंगे, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। महिला और शूद्रों को दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनना है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, दोनों। 1 और 2 दोनों होगा। ऋग्वेदिक काल की तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था। पुरोहित ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। तीसरे विश्व और वैश्य एवं अंतिम शूद्र थे। महिलाओं को प्राय शूद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था जिन्हें वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दूसरा, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा असत्य कथन चुनना है। तो इसका आंसर डी होगा, ना तो ए और ना ही 2। महाजनपद युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसके फलकों की उपज बढ़ गई। दूसरा देखेंगे, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया था। खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? असत्य कथन पूछा है तो डी होगा, ना तो ए और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गैरिक मृतभांड, ऑप्शन बी चित्रित घूसर मृतभांड, ऑप्शन सी कांस्य का मृतभांड, ऑप्शन डी लोहे के बना मृतभांड। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रित घूसर मृतभांड। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित घूसर मृतभांड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली और सतह के सुंदर और चिकने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 देखेंगे, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्तीर्ण करवाया गया है। 2 देखेंगे, इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? तो सत्य कथन चुनने के लिए बोला है। तो इसका आंसर ए होगा, केवल 1। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्तीर्ण करवाया गया है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनपद का क्या अर्थ होता है? ए जन का राजा,
बी जन के बसने की जगह, सी जन का नेता, डी जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी जन के बसने का जगह। जन के बसने का जगह होगा। जनपद का अर्थ महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा मानने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? ऑप्शन ए 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले और 3500 साल पहले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाना है। इधर भारतीय दर्शन दिया हुआ है, इधर संस्थापक दिया हुआ है, तो ये मिलाते हैं। ए का डी, ए का डी, ए का डी हो गया। योग का पतंजलि, शाक्य कपिल और पूर्व मीमांसा का ये जैमिनी। तो इसका आंसर होगा ए का डी, ए आंसर होगा, बी का सी, C3 का बी और 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर देखेंगे, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। दूसरा नंबर देखेंगे, उन्होंने एक विशेष क्रम के स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। इसमें सही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर होगा केवल 1, उन्हें संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। ऑप्शन 1 होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, राजगीर, पावापुरी। तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 देखेंगे, बुद्ध के दुख का कारण तृष्णा, इसका मतलब होता है लालसा को बताया। 2 देखेंगे, उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो इसमें क्या करना है? तो सत्य कथन चुनना है। 36 का सत्य कथन चुनना है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और 2 दोनों। क्या होगा? तो ए और 2 दोनों होगा, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद शब्द का सही अर्थ है। सामने बैठना, गुरु के समीप बैठना, भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना, ज्ञान में श्रेष्ठ होना। तो इसका आंसर होगा बी, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो ऊपर अभी बताया हम, इसका आंसर होगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। ऑप्शन सी, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा दिए थे, पाली भाषा में। और प्राकृत में स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर थे। 23वें थे पारसनाथ
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन मुक्त व्यापारियों के जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा देखेंगे, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। इसमें क्या पूछा है? तो सत्य कथन पूछा है। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों, ये दोनों होगा, ए और टू दोनों होगा। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करनी चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट होना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों की मारना पड़ता था। जैन धर्म स्वीकार नहीं किया किसानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक, अभिधम पिटक, भगवती सूत्र और विनय पिटक। तो इसका आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में मिलता है। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों विनय पिटक नाम ग्रंथ में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बी देखेंगे, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सी देखेंगे, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। डी देखेंगे, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो इसका आंसर होगा डी। क्या पूछा है? सही नहीं है, गलत पूछा है, तो ये गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। इसका आंसर होगा सी। सत्य कथन पूछा है, तो आंसर क्या होगा? सी। ए और दो दोनों सही है। महायान जो है, ये चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें बौद्ध से संबंधित ग्रंथों का संकलन तथा नीतियों के संकलित किया गया। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 BC में, राजगीर में हुआ था। राजा उस समय अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीत हुआ था 383 BC में, वैशाली में हुआ था। राजा उस समय कालाशोक, अध्यक्ष साबाकामीर। तीसरा बौद्ध संगीत 251 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। राजा अशोक और उस समय अध्यक्ष। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र थे। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में, कुंडलवन कश्मीर में। राजा कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशुघोष।
चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। चौथी बौद्ध संगीति 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धिस्टों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखेंगे, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बुद्धिस्टों की पूजा काफी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। इसमें सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन क्या है, इसमें सही क्या है, तो बी 2 और 3। इसका सही आंसर होगा बी। बुद्धित्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध के जीवन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? 1 आनंद, बी देखेंगे नागार्जुन, सी वसुमित्र, डी देखेंगे अश्वघोष। इसमें कौन सा सही है? बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो अश्वघोष। डी नंबर इसका आंसर क्या होगा? डी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखेंगे, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। दूसरा देखेंगे, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? तो सही कथन पूछा है। इसका आंसर सी होगा, दोनों, ए और दो दोनों। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक था। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार जो बर्मा पहले उसको बोला जाता था, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया देशों में प्रचलित थे। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संस्करण और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था 1, इसको ऑप्शन देखेंगे। इसका है वृत्तप्रद, बी प्रदक्षिणा, सी बौद्धक्षिणा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बी प्रदक्षिणा। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उसको प्रदक्षिणा कहा जाता था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? 1 देखेंगे, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष। दूसरा, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा, परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। इसमें क्या करें? तो सही उत्तर चुनने को, सही उत्तर चुनना है हमें। धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित अशोक किससे परेशान होकर हुए थे? इसमें सही आंसर चुनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी प्रकार के बलिदान की प्रथा शामिल नहीं है। इनका मानना था कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है, उसी तरह उनका भी यह कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को सही राह दिखाएं। वे बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए परेशान हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है। इनमें 570 बुर्ज
और 64 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिल मकान लकड़ी की और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र के भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? तो ये कौन लिखा था? तो ये लिखा था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज वहीं लिखा था। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिन्हें पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। उसकी पुस्तक इंडिका में ये वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो ये कौन सा कथन था? पहला, कर दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था। दूसरा बी देखेंगे, कर भौतिक वस्तुएं थी, नजराना पूरी तरह नगद था। सी देखेंगे, कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। डी देखेंगे, कर वनवासियों द्वारा चुकाए जाते थे और नजराना नगरवासियों द्वारा चुकाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? तो सी होगा। कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कर्मोवेश स्वेच्छा से दिए जाते थे। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उससे देते थे। आंसर क्या होगा? तो सी होगा। कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कर्मोवेश स्वेच्छा से दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? तो कौन सा नगर था? उज्जैन, कलिंग, तक्षशिला, लुम्नी। तो इसका आंसर होगा सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था? तभी हम ऊपर बताए हैं, इंडिका लिखा हुआ है जिसमें वर्णन हुआ था। ये मेगास्थनीज था। कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है आक्रमणकारियों का? देखते हैं। कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद यवन। बी देखेंगे हिंद यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्थियन। सी देखेंगे हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण। डी देखेंगे हिंद यवन, हिंद पार्थियन, शक, कुषाण। कौन सा सही है? तो इसका सी सही है। हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दुर्गपाल, ऑप्शन बी धम्म महामात, ऑप्शन सी आटविका, ऑप्शन डी महामात।
तो किस नाम से जाना जाता था? तो धम महमद से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 देखेंगे, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। 3 अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसमें सही कथन चुनना है, तो सही कथन क्या होगा? ए और 1 और 3 होगा, तो इसका सही कथन होगा सी। आंसर सी होगा 1 और 3। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखा है, ना कि ये खरोष्टी में लिखा गया है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन किया है। अशोक की कितना शिलालेख था? तो 14। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 1 में देखेंगे कंधार, बी ब्रह्मगिरी, जौगढ़, 4 गिरनार, 5 लुम्बिनी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है हमें, तो कौन सा था? तो उपयुक्त सभी जगह से हमें अशोक का शिलालेख मिला है। कंधार, जौगढ़, लुम्बिनी, ब्राह्मी, गिरनार, ये सभी जगहों से हमें अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। उपयुक्त में से सभी। कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभ पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु अपने श्रीलंका भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में कौन सा पद दिया जाता था? राज्यपाल, गवर्नर, कोषाध्यक्ष, दुर्गपाल, मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो ये ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल गवर्नर का पद दिया जाता था राजकुमारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेशियर और उद्यमय शब्दों का प्रयोग प्राय निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए देखेंगे, समुद्री व्यापार संचालन करने वाले व्यापारी संघ, बी कर संग्रह के लिए उत्तरदायी ग्राम मुखिया, सी भूमिहीन कृषि मजदूर और दास, डी उन्नत सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले बड़े भूस्वामी। तो किसको दर्शाता है ये? तो इसका आंसर होगा सी, भूमिहीन कृषि मजदूर और दास। उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में ज़्यादातर गांवों में कम से कम 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलार, साधारण हवलदारों को उजड़कर और भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल थे को कैडेशियर और एडिमाई कहा जाता था। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम मुवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए देखेंगे, वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे। ऑप्शन बी, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ऑप्शन सी, वे केवल विदेशी व्यापारियों
से कर लेते थे। ऑप्शन डी, वे आम लोगों से उपहार स्वीकार नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो कौन सा वंश है? ऑप्शन ए पांड्या, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसमें कौन सा वंश होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी कुषाण वंश। ये कुषाण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी रेशम वस्त्र, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी आहत सिक्के। तो रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक मांग थी काली मिर्च की। किस वस्तु की? तो काली मिर्च की। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। व्यापारी इन्हें सामानों को समुद्र, जहाज और सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तमिल। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 3000 साल पहले। कब शुरू हुआ था? तो 3000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणापथ में स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ में स्वामी किसे कहा जाता था? तो ए कुषाण, बी सातवाहन, सी चोल, डी चेर। किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बी, सातवाहन को कहा जाता था दक्षिणापथ में स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कंधार। कौन सा रहा है? तो इसका आंसर होगा सी, मथुरा। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, पुदुचेरी। अरिकामेडु पुदुचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है
जो संभव गोदाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर दिया हुआ है, आहत सिक्के सामान्य आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। 2 देखेंगे, आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। 3 देखेंगे, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। इसमें गलत कथन चयन करना है, तो गलत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2 आहत सिक्के को समान ढालकर बनाया जाता था। ये गलत है। 2 नंबर गलत है। आहत सिक्के समान आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपेट गुलिकाओं से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सुनारों का, ऑप्शन बी लोहार एवं बुनकरों का, ऑप्शन सी टोकरी एवं माला बनाने वालों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए आश्वासन, ऑप्शन बी सफलता, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी स्वीकृति। तो इसका अर्थ होता है क्या होगा? तो प्रशंसा होगा, ऑप्शन सी। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी जैसा कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो ए देखेंगे देवदत्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विष्णुगुप्त, डी हरिसेन। तो इसका कौन किया था? तो हरिसेन। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 9। तो कितनी बताई है? ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम सावंत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो किसने रोका था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ऑप्शन बी गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वह तापी पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। तो इसमें सत्य नहीं है, गलत पूछा है। तो इसका आंसर बी होगा, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लोह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया था? तो ये आंसर होगा ए चंद्र का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है? तो ये बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराशकर किया गया था। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। इसमें क्या सही कथन बताना है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन था जो हम आपको करवा दिए हैं। आप सपोर्ट कीजिए, हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।